हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की फाइनेंशियल सिस्टम की क्लास में। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बैंक एग्जाम दे रहे हो उसके नजरिए से क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज्यादा काम की क्लास है। आप सभी साथियों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है, प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजुअल। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमारे देश में कमर्शियल बैंक का क्या स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में आपने जाना था। देश में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब कब हुआ है ये आपने समझा था। और साथ साथ में हमारे देश में एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है और कौन से सेक्शन के तहत से रेगुलेट किया जाता है, इन सारी बातों पर हमने पिछली क्लास में फोकस किया था। आज फाइनेंशियल सिस्टम की दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा वो आपके सामने, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो आपकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में आज जानेंगे आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इन सारी बातों पर आज की क्लास में फोकस करने वाले हैं, ठीक है। पिछली क्लास में ये सारी बातें आपने देखी थी। अब इन सब के आधार पर आपसे अगर कुछ बातें पूछ ली जाए जो पिछली क्लास की थी, देखते हैं कितनी बातें आपको पता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि नेशनलाइजेशन की बात करें। हमने जो पूछा था आपसे नेशनलाइजेशन के बारे में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, फेज वन और फेज टू, कितने कितने बैंक्स फेज वन और फेज टू में नेशनलाइज हुए थे और किस वर्ष में हुए थे, वो ईयर कौन सा है। यानी कि आपको जानकारी देनी है बैंक्स के बारे में, कितने बैंक्स नेशनलाइज किए गए और वो ईयर कौन सा है जब ये नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हमारे देश में इतने सारे बैंक पहले से थे, उसके बावजूद पेमेंट्स बैंक, उसके बावजूद पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को तैयार करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। देश का पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है और देश का पहला ऑपरेशनल फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, ठीक है। 14 बैंक्स इन फेज 1 1969, फेज 2 6 बैंक्स 1980। कोमल सैनी बिल्कुल सही जवाब, याशा मोहंती 14 बैंक 6 बैंक सही जवाब है। शिखा जी आंसर आपका एकदम परफेक्ट है, ऋतु सही जवाब है आपका भी। और तरुण फाइनेंशियल इंक्लूजन करेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत अच्छी बात है। श्रुति सिंह राइट आंसर, अंशुल गुप्ता, आशुतोष, नितिन सेन करेक्ट आंसर, ऋतु सिंह, अंजुम परवीन, हाँ अंजुम आप आज आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभिषेक सिंह, चलिए सभी जवाब सही है। जिनके नाम नहीं लिए ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपके नाम नहीं पढ़े, जिनके नाम सामने आते जा रहे हैं उनके नाम पढ़ते जाए। अब देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात करें तो पहले फेज में टोटल कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, 14 बैंक, 14 बैंक। दूसरे फेज में 6 बैंक। पहला फेज जो है ये 1969 का है, दूसरा फेज जो था ये था 1980 1980 में, ठीक है। क्लियर होगी बात। पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हमारे देश में जो भी अनबैंक एरियाज है या जो रूरल पॉपुलेशन है जहां तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक हम सेवाओं को पहुंचाना चाहते थे। उस नजरिए से हमें जरूरत पड़ी कुछ स्पेशल बैंक की, जैसे पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। देश का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ईपीबीएल से शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईपीबीएल। सरल भाषा में आप एयरटेल याद रखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। और देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, किसी ने आंसर किया है? फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानकारी दी किसी ने? नहीं। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा जिसके द्वारा अपने ऑपरेशन शुरू किए गए, ऐसा किसी के द्वारा भी आंसर नहीं किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस पाने से पहले ये संस्था है ना लोकल एरिया बैंक के तौर पर काम करती थी, इस तौर पर एलएबी के तौर पर लोकल एरिया बैंक के तौर पर काम करती थी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो क्राइटेरिया था लाइसेंस देने का, उसमें ये बात रखी गई थी कि संस्थाएं पहले से ही फाइनेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रही हूं। तो कोई कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, कोई एनबीएफसी, कोई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस प्रकार की संस्थाएं स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती थी। सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है और अगर उस दौरान सारा काम सही रहता है तो फिर उसे फुल फ्लेज लाइसेंस दे दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो चुके हैं सभी के। नहीं 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 नहीं, कुछ बच्चों का आंसर सही है, अभिषेक आंसर सही, आपका शिखा, आपका जवाब एकदम परफेक्ट है। तो ये सब बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एग्जाम में आपके जो आप आरबीआई का पेपर की बात नहीं करो, बाकी बैंक एग्जाम में देखेंगे तो आप छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आपके सामने 2 मार्क का क्वेश्चन आएंगे फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के सवाल देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब आज बजट पेश कर दिया गया है, बजट 2025-26, है ना। बजट 2025-26 हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसे संसद के पटल पर रख दिया गया। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट से सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सेक्टर वाइज एलोकेशन कितना है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या बजट एलोकेट किया गया है, तो बजट एलोकेशन कितना है पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स से संबंधित क्या नए बड़े बदलाव किए गए, इनकम टैक्स से संबंधित क्या बदलाव किए गए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, इसके बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। साथ साथ में जो स्पेशल स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में या फिर कौन से नए इंस्टीट्यूशन को तैयार किया जा रहा है, किसी नए बोर्ड को तैयार किया जा रहा है, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम इस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे आज का टॉपिक जो है थोड़ा अलग है। हम जब बजट पढ़ाएंगे आपको तो अभी तक आपने जहां जहां से जो जो पढ़ा होगा वो सारी बातें आपको वहां पर समराइज भी की जाएंगी और उसके बारे में विस्तारपूर्वक समझाया और पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, आपके बाकी टीचर्स आपको बजट के बारे में पढ़ाई रहे होंगे। हम जो पढ़ाएंगे आपको तो थोड़ा सा और उसमें कुछ नई चीजें होंगी, नई डेप्थ की चीजें होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरबीआई ग्रेड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्या कारण थे आरबीआई की स्थापना के पीछे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एस्टैब्लिश हुआ तो किस प्रकार की संस्था थी, उसके नेशनलाइजेशन की कहानी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी सब्सिडीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, इन सब मुद्दों पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। आरबीआई पार्ट 1 है, पार्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। आरबीआई पार्ट 1, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं बता दूं आपको।
किसी भी संस्था की स्थापना के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। आरबीआई की जब बात करें तो वो देश में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, यानी कि देश का सेंट्रल बैंक है, देश में एपेक्स बैंक के तौर पर रोल प्ले करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे अलग अलग नामों से उसे आप पुकारते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंकर, इस प्रकार के नामों से भी आप जानते हैं आरबीआई को। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना झटके से नहीं हुई, उसके पीछे कुछ पूरी कहानी है। हमारे देश में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई, ये सारी बातें आप अपने जनरल बैंकिंग क्लास में पढ़ते होंगे। देश का पहला बैंक आपको पता होगा, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसकी स्थापना कब हुई, फिर धीरे धीरे देश में प्रेसिडेंसी बैंक आने शुरू हुए। तो हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं 1857 से, 1857, 57 की बात, ठीक है। ये था रिवॉल्यूशन। थोड़ा रफ्तार से बताएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, अच्छी भी लगेंगी। 1857 का रिवॉल्यूशन, क्रांति। उससे पहले हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बैंक ऑफ बंगाल के बारे में। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, है ना। केवल ये बड़े नाम नहीं थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम थे। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, एकदम सही बात है। उसे आप फॉरेक्स मैनेजर के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरेक्स मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं अंशु जी, जीरो लगाना आपके हाथ में है, आप दो जीरो भी लगा सकते हैं और वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जीरो आगे लगे बड़ी अच्छी बात है, रकम बढ़ जाएगी, है ना। पीछे लगने से ज्यादा फायदा नहीं है। आगे तो बैंक ऑफ, ये सब बंगाल, ये सब बैंकों के बारे में आप जानते होंगे। केवल यही बैंक नहीं थे, इसके अलावा हमारे देश में आप सभी को पता है, देश में रियासतें बहुत सारी थी, राजा रजवाड़ी बहुत सारी थी, बहुत सारी रियासतें थी, और हर रियासत के पास अच्छा खासा पैसा था। देश में अंग्रेज काबिज थे। अब अंग्रेज तो कुछ ही थे, वो संख्या थी उनकी, देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन वो क्या कर सकते थे, दूसरे रजवाड़ों को अपने शासन के दायरे में लाते और उनसे क्या वसूलते थे, टैक्सेस वसूलते थे। एक तरह से देखा जाए छत्र राज अंग्रेजों का था और रजवाड़े इनके अंतर्गत काम कर रहे थे। रजवाड़ों के पास पैसा था, उस पैसे को किस तरह से मार्केट में सर्कुलेट किया जाए, इसके लिए प्रेसिडेंसी बैंक के कॉन्सेप्ट को लाया गया। कौन से बैंक के कॉन्सेप्ट को लाया गया, प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। ये जो बड़े रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनके बैंक थे। तो प्रेसिडेंसी बैंक देखिए, बड़ा प्रेसिडेंसी, सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी में ये कुछ नाम थे, है ना। बैंक ऑफ बंगाल, जिसे शुरुआत में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से शुरू किया गया था, 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग इसका आर्गुमेंट कर लेते हैं, इस 1806 में तो बैंक ऑफ कलकत्ता आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया, इसलिए यहाँ पर 1806 लिख दिया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे आया, बैंक ऑफ मद्रास आया, इसके अलावा बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं देश में काम कर रही थी, जिन्हें बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट के नाम से जाना गया। देखिए ये सब चीजें चल रही देश में। देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध पनप रहा था, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को छेड़ा जा रहा था, और इस कारण से 1857 की एक क्रांति पनपी देश में, 1857 रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जब इस क्रांति को दबा दिया गया, लॉर्ड कैनिंग नाम था जिसके नेतृत्व में क्रांति को दबाया गया, तो अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि हमें इस देश को कंट्रोल में रखना है, तो इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी होगी, साथ साथ में हमें एक व्यवस्थित तरीके से इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसके नजरिए से हमें ये भी दिखाना जरूरी है यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं, कि भाई हम यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और 57 की क्रांति के बाद देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। उन्हीं बदलाव में से एक बदलाव के तौर पर आप देख सकते हैं, देश में पहली बार बजट इंट्रोड्यूस किया गया ना। तो बजट जो था पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, बजट इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। आपको पता है बजट पहली बार कब आया था, 7 अप्रैल, 7 ऑफ अप्रैल 1860 के करीब, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लेकिन उस समय लॉर्ड कैनिंग थे और किसके द्वारा पेश किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। फिर फुल फ्लैग बजट को लाना शुरू किया गया, पहले इंट्रोड्यूस किया गया, फिर फुल फ्लैग बजट आया। इसके अलावा देश में बैंकों का कमर्शियलाइजेशन किया गया, देश का पहला कमर्शियल बैंक, फर्स्ट कमर्शियल बैंक देश में आता है, और वो होता है इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक, इलाहाबाद बैंक। अब देखिए इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक जिसका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता में था, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, इसका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता में था, उस समय के कलकत्ता में, ठीक है। और नाम क्या दिया गया, इलाहाबाद बैंक। आपको, आप सभी को पता है इसमें कुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है। और मैं कुछ करोड़ की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, 1 2 करोड़, 10 करोड़, 12 15 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा, 40 करोड़ के ऊपर, 45 करोड़ के ऊपर देश जनता जो है उसने यहाँ पर स्नान कर लिया है, ठीक है, कुंभ का हिस्सा बनी। अब सोचिए ये जो धार्मिक भावना है ये बहुत बड़ी होती है, और इलाहाबाद के नाम से जब बैंक की शुरुआत की गई तो हमारे देशवासियों को ये लगना जरूरी था कि भाई कोई चीज शुरू हो रही है जिससे आप धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद के बारे में हर कोई जानता है। तो बैंक का नाम क्या था, इलाहाबाद बैंक। मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में, क्योंकि उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। साथ में ये जो बैंक था, ये पूरी इसमें जो कैपिटल थी, है ना, पूरी कैपिटल अंग्रेजों की लगी थी, यानी कि ब्रिटिश कैपिटल के साथ इस संस्था की शुरुआत की जाती है। ब्रिटिश कैपिटल के साथ इस संस्था को शुरू किया जाता है। पूरी तरह से ये बैंक कंट्रोल और मैनेज बाई ब्रिटिशर्स था, ठीक है। यानी कि कमर्शियलाइजेशन, बैंकों का कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाता है इस पर्टिकुलर। कुछ ऐसे शुरुआत है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। धीरे धीरे बैंक, देश में बैंक शुरू होते हैं, कमर्शियल बैंक स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अवध बैंक आता है, फिर उसी तरह से आपने पीएनबी के बारे में सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी की शुरुआत होती है और 1894 में, 1894 में। और ये बैंक जो होता है ये पूरी तरह से कंट्रोल एंड मैनेज बाय इंडियंस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अवध कमर्शियल बैंक, ओके। तो पीएनबी फुली मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडियंस। तो ये चीजें शुरू होती है। फिर नेक्स्ट पेज जब आएगा तो आप देखेंगे 1905, 1905 स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट अंग्रेजी हुकूमत पर पड़ता है, उनके बिजनेस पर पड़ता है। ये तो देश के अंदर चल रही कहानी, देश के अंदर कहानी चल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसकी शुरुआत भी शुरू हो रही होती है। और सीधा आप सभी साथियों को ये बात पता है कि अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड जो था, ब्रिटिश हुकूमत, इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया। ये की रोल, एक की प्लेयर थे उस समय विश्व युद्ध में, मेन रोल इन लोगों का था वहां पर, ठीक है। तो इसका सीधा इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके कारण 1914, 1914 से लेकर 1919 के करीब तक देश में लगभग 550 बैंक, 550 के करीब बैंक जो होते हैं, छोटे बड़े बैंक जो होते हैं, वो क्लोज हो चुके होते हैं, बंद हो चुके होते हैं, क्लोज हो चुके होते हैं। विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेजों को समझ आती है बात कि भाई इस देश में हमें अगर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखनी है तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करना जरूरी है, इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस नजरिए से जिन बैंकों की हमने चर्चा की, है ना, अब नया बैंक बनाना तुरंत रेगुलेटर बड़ा टफ होता है काम उस समय, खासकर क्योंकि नुकसान में वैसे ही जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जो एग्जिस्टिंग बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक जो अभी तक टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको मर्ज किया जाए। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, बैंक ऑफ बंगाल,
बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीन संस्थाओं को 1921 में मर्ज किया जाता है और एक बैंक बनता है, इसका नाम होता है इंपीरियल बैंक। क्या नाम होता है? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक। और इस बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई बनाया जाता है। धीरे धीरे राजधानी जो कलकत्ता है ना, जब अंग्रेज आए तो शुरू में बड़ा बंदरगाह कौन सा बना? कलकत्ता बना। ये जो मुंबई वाला कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल कैपिटल से बाद में चीजें समझ आएंगी भाई। वेस्ट कंट्री जो है असली बिजनेस उधर है, ठीक है। कलकत्ता राजधानी जो होती है पहले, वो बाद में शिफ्ट होती है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई बनती है, गेटवे ऑफ बॉम्बे बनता है ना। इस प्रकार के बहुत बड़े बदलाव होते हैं। बड़ा बंदरगाह डेवलप होना शुरू होता है कलकत्ता की साइड में, बिजनेस जो है वहीं से शुरू होता है बॉम्बे साइड में। तो अभी भी जब आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पुराने बंदरगाहों की जब बात की जाती है तो कलकत्ता बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर होता है इसका? मुंबई में। तो आप देखते हैं धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हो जाती है और मैक्सिमम बैंकों के जो मुख्यालय होते हैं वो भी मुंबई में शिफ्ट होते हैं। तो इंपीरियल बैंक तैयार हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि देश में फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसे रेगुलेट कौन कर रहा है? इंपीरियल बैंक कर रहा है। तो जब तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी तब तक सारी जिम्मेदारी किससे संभाली? इंपीरियल बैंक ने। लेकिन जब एक बैंक रेगुलेटरी बॉडी का भी रोल प्ले कर रहा है और वो खुद खुद अपने स्तर पर बैंकिंग संस्था के तौर पर भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर किसका खतरा आता है? मोनोपोली का, जिसे बोलते हैं आप एकाधिकार, ठीक है। तो मोनोपोली का टेंशन क्रिएट होता है। बाकी बैंक भी तो काम कर रहे हैं, जब इसके पास रेगुलेटरी पावर भी है या बैंक के तौर पर भी ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर किसी दिक्कत आती है, संकट आता है किसका? मोनोपोली का। तो अब इस पर सोचने और विचारने का काम शुरू हो जाता है। तो इससे संबंधित एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है कमेटी का। और जिस कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ उस कमेटी का नाम क्या होता है? एक कमेटी फॉर्म की जाती है 1926 में और उस कमेटी को आप फॉर्मली रॉयल कमीशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रॉयल कमीशन गठित किया जाता है 1926 में, 1926 में, जिसे आप हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके सुझाव जो भी इसके रिकमेंडेशंस होती हैं, सजेशंस होते हैं, उनके आधार पर एक एक्ट तैयार होता है, आरबीआई एक्ट 1934 1934। और इस एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होता है, आरबीआई स्टैब्लिश होता है। और कब होता है भाई? ये होता है 1 अप्रैल 1935 में। शुरू में इस संस्था का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो होता है वो होता है कोलकाता, कलकत्ता में। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहां पर? मुंबई में। बाद में कहां जाता है? मुंबई। तो कलकत्ता से मुंबई में शिफ्टिंग जो है कब हुई? 1937 में, 1937 में, ठीक है। ओके दोस्तों, अब यहां पर उस कमीशन के बारे में आपको जानकारी के तौर पर बता दूं। जिस कमीशन को मैंने यहां पर रॉयल कमीशन के तौर पर लिखा है, एक्चुअल में उस कमीशन का पूरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा नाम याद रखिए। जब भी आप इंटरव्यू में बैठे और उस प्रकार की छोटी-छोटी बातें आपसे पूछी जाए तो सही बातें जानना और बताना जरूरी है। तो यहाँ पर जिस कमीशन की चर्चा कर रहे हैं कमीशन कौन सा है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1926 में गठित किया जाता है, जिसे आप हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। जब मेरी मुलाकात हुई इनसे पहली बार तो मैंने इनकी तस्वीर खींची और उसी तस्वीर को आज आपकी क्लास के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है कई बार आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो आप सभी को, ठीक है जी, इस मेहनत पर मेरे लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। क्यों? सही बोल रहा हूँ मैं? श्रुति बेटा देखिए, कुछ बातें काल्पनिक होती हैं, निजी जीवन से उनका कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है जी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना भूल गया था, अभी बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी बात कॉन्फिडेंशियल नहीं है। मुझे मेरा शौक है कि मैं जब भी आप लोग को पढ़ाऊँ तो परफेक्ट जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। इस नजरिए से मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट किया और वहाँ से इस खुफिया डॉक्यूमेंट को निकलवाया और आज आपके सामने पेश किया। ये वो रिपोर्ट है जो आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये रिपोर्ट रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है जी। इसी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से संबंधित मुख्य बातें दी गई। सारी बातें मैं यहाँ पर पेश नहीं कर सकता हूँ, कुछ ही बातें मैंने रखी। आयुष सिंह, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। पेड़ नहीं बोलेंगे, बहुत सारी बातें जब आप किसी कमेटी के द्वारा कोई रिकमेंडेशन दी जाती है तो सारी की सारी बातें पर हामी नहीं भरी जाती। बहुत सारे अलग अलग कमीशन गठित किए गए थे और उनकी बातों को भी लिया गया। जब आरबीआई 1934 को गठित किया गया, तैयार किया गया, तो उसमें मैक्सिमम बातें जो थी इस कमीशन की थी, इसलिए आमतौर पर हम बोलते हैं कि रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। और आप सभी साथियों को मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, कुछ बातें काल्पनिक हैं, निजी जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा जाकर मत बोलिएगा घर पर कि आज हमें बड़े ऐतिहासिक शिक्षक मिले थे जो अभी तक पढ़ा रहे हैं, उनकी उम्र 100 150 साल से ऊपर की है लगभग, है ना। तो मैं पहले बता चुका हूं, कुछ बातें काल्पनिक हैं, निजी जीवन से कोई संबंध नहीं, बस पढ़ते जाइए, दिमाग में इन सारी बातों को स्टोर करते जाइए, ठीक है। तो ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई 1934 से गठन होता है। इस कमीशन को आप हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई 1934 1934, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों और साथियों, होप सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक कहानी पहुंची कैसे, ये आप कुछ बातें, जब मैं मुलाकात की, मेरी मुलाकात हुई हिल्टन साहब से, तो मैंने उनसे कुछ बातें पूछी कि सर आरबीआई की स्थापना जब की गई तो इसमें पैसा कैसा लगा? तो उन्होंने बोला कि देखिए हम अंग्रेज और हमारी यही कोशिश थी कि हम इस देश का पैसा इस्तेमाल करें, अपना पैसा इसमें ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें लगने लगा था कि जर्मनी जो देश है, जर्मनी में हिटलर सत्ता में आ रहा था धीरे धीरे, उसका जो वर्चस्व बढ़ रहा था और जब वो सत्ता में पूरी तरह से आ जाता तो हमें इस बात का डर था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस नजरिए से हमने अपना पैसा अपने उपनिवेशों में लगाना रोका और हमने वहीं का पैसा इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने की बात आई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत के लिए जो इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 5 करोड़ की, उस पैसे को आरबीआई के शेयर्स लाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लाएगा? शेयर्स मार्केट में लाएंगे। तो आरबीआई का शेयर उस समय एक शेयर 100 रुपए का था, 100 रुपीस का शेयर था। अजय जी पूछ रहे हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कुछ बातें आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़नी, कुछ बातें आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। अभी तक आपने जो बातें पढ़ी हैं वो कमीशन के बारे में, वो एक्ट के बारे में, स्थापना के बारे में, सारी बातें जाननी है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जब बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और उन एक्ट की बात करें तो आरबीआई 1934 उसका एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को। और फिर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई ना तो इसके लिए इनिशियल कैपिटल जो थी, देखिए क्या थी इनिशियल कैपिटल, वो कितनी थी? 5 करोड़। इनिशियल कैपिटल थी 5 करोड़ रुपीस और इसके लिए मार्केट में क्या लाए गए? शेयर्स लाए गए, शेयर, आरबीआई के शेयर। और सोचिए आरबीआई के शेयर 100 रुपीस पर शेयर का हिसाब था उसमें। यानी कि ये संस्था कैसी है? ये संस्था एक प्राइवेट संस्था थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार
करेंसी नोट प्रिंट किया गया। क्या प्रिंट किया गया? करेंसी नोट प्रिंट किया गया। तो आरबीआई ने पहली बार जिस करेंसी नोट को प्रिंट किया वो 5 रुपए का। आरबीआई के द्वारा जो पहली बार करेंसी नोट प्रिंट किया गया कितना रुपए का था? 5 रुपए का नोट प्रिंट किया गया। वो नोट मेरे पास रखी हुई है अभी भी, वो पहली नोट, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं क्यों दिखाऊँ? सबसे बड़ा सवाल है क्यों दिखाऊँ? खूफिया चीज़ है। मैं ये सारी बातें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि भई फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अधिकार है देश में करेंसी को प्रिंट करने का, उसे सर्कुलेट करने का, तो वो कौन-सा सेक्शन है और कौन-सा एक्ट है जिसके अंतर्गत इसके बारे में जानकारी दी गई है? किसी ने सवाल पूछा, सवाल अजय जी सवाल ऐसे आएँगे आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएँगे और बच्चा लोग का आंसर आना शुरू हो चुका है एकदम, सही जवाब है सेक्शन 22। तो आरबीआई 1934 के अंतर्गत जो करेंसी प्रिंटिंग की बात करते हैं वो जिस सेक्शन के तहत होती है वो सेक्शन 22 है आरबीआई 1934 का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आरबीआई के पास भारत में मुद्रा का मुद्रण और प्रचलन किस धारा और अधिनियम के तहत है? ठीक है, क्लियर है? अब जब आप करेंसी की बात करते हैं ना, आपको ये भी बताना चाहिए कि देश में हाईएस्ट डिनोमिनेशन की जो करेंसी है, बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ। हाईएस्ट डिनोमिनेशन में हाईएस्ट डिनोमिनेशन में जो करेंसी प्रिंट हो सकती है, करेंसी जो प्रिंट हो सकती है वो कितने की? और मिनिमम जिस डिनोमिनेशन में करेंसी का प्रिंटिंग हो सकता है वो कितने का? ये तो बात होगी बैंक नोट की। किसकी बात होगी? बैंक नोट की। बैंक नोट। अगर आप कॉइन की बात करेंगे, कॉइन हाईएस्ट डिनोमिनेशन एंड द लोएस्ट डिनोमिनेशन या मिनिमम कितने में कॉइन आ सकता है? 3 4 3 आंसर क्या करोगे यार? मैंने पूछा हाईएस्ट डिनोमिनेशन में करेंसी कितने की प्रिंट हो सकती है? आंसर करिए, जवाब दीजिए फटाफट। मुझे नहीं पता, बाहर हो जाओ। हाईएस्ट डिनोमिनेशन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हाईएस्ट डिनोमिनेशन की बात करें तो 10,000 और मिनिमम डिनोमिनेशन की बात करें तो 1 रुपया, रुपी 1 बैंक नोट। कॉइन की बात करें हाईएस्ट डिनोमिनेशन की तो कितने का आ सकता है? सिक्का कितने का प्रिंट हो सकता है? 1,000 का, 10,000 का। आरबीआई के शेयर कोई भी आम आदमी जो भी अभिषेक जी देखिए पुरानी बात है, हाँ 100 रुपीज़ शेयर के हिसाब से। अब शेयर का जब मार्केट में लॉन्चिंग होता है ना, तो आईपीओ वाला कॉन्सेप्ट होता था, है ना? अभी होता है ना आईपीओ वाला कॉन्सेप्ट, उस समय तो था नहीं ऐसा। उस समय सब कुछ मैनुअल चलता था शेयर खरीदना बेचना, ठीक है? ओके। तो कॉइन हाईएस्ट डिनोमिनेशन का सिक्का कितना बढ़ा सकता है? सिक्का, श्रुति बोली जो चलन में है वो बात अलग है, जो चल रहा है वो बात अलग है। कितना मिंट हो सकता है? 1,000 रुपए का कॉइन आ सकता है देश में। सबसे बड़ा कॉइन 1,000 रुपए का हो सकता है। 10,000 कोई बता रहा है। नहीं बेटा 10,000 नहीं, 10,000 की तो नोट आ सकती है, ठीक है? अब सोचिए ये ये बड़े बड़े सिक्के आते हैं ना, कभी 200 रुपए का, 250 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का, ये इसे बोलते हैं आप लोग स्मारक सिक्के। क्या बोलते हैं? कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। क्या बोलते हैं? कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मारक सिक्का, स्मारक सिक्का, ठीक है? और जहां पर ये सिक्के मिंट होते हैं उसे बोलते हैं हिंदी में टकसाल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मिंट। कुछ सवाल और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, इसे किस सेक्शन और किस एक्ट में डिफाइन किया गया है? आंसर करिए। आंसर करिए, ठीक है? बताइए तुरंत। अभी अभी मैंने बोला, अभी अभी कुछ देर पहले कैश रिजर्व रेशियो ना, अभी मैंने बताया था करेंसी की प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन। वो जो लोग फोर्थ आंसर कर रहे हैं मुझे दुख हो रहा है इस बात का। फोर्थ आंसर कैसे लगा सकते हो यार? अब ऐसे समझ लीजिए सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, ये होता क्या है? ये एक रिजर्व रेशियो है जिसे हमारे बैंक्स किसके पास मेंटेन करते हैं? आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं। बैंक हैव टू मेंटेन, क्या बैंक हैव टू मेंटेन, कितना परसेंट चल रहा है इसमें? 4% ऑफ एनडीटीएल किसके पास? आरबीआई के पास। और ये 4% किस फॉर्म में होता है? ओनली कैश, ओनली कैश। जब ये कंडीशन आरबीआई से संबंधित है, बैंक किसके पास मेंटेन कर रहे हैं? आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व को मेंटेन कर रहा है तो एक्ट कौन सा होना चाहिए? आरबीआई 1934 होना चाहिए, ठीक है? तो क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा नहीं, तो आपके पास आरबीआई 1934 वाला एक ही सेक्शन बचा, वो ये, तो आंसर कौन सा सही है? ये तो गलत हो गया। तो कई बार आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है, ठीक है मेरे दोस्तों? सेक्शन 24, सेक्शन 56 ये एसएलआर वाले एक्ट है। ये कौन से वाले एक्ट है? इसके अंतर्गत एसएलआर बताया गया है। और ये जो है ये बैंकों में होने वाली छुट्टियों के बारे में है, बैंक हॉलीडेज, बैंक हॉलीडेज, ठीक है? अब देखिए वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन कौन सा है? ऑफ द आरबीआई एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू द सेंट्रल बैंक ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत सरकार पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन इशू कर सकती है, आदेश दे सकती है? आंसर करिए तुरंत, अभी, तुरंत तुरंत, अभी अभी। और अंशुल जी बिल्कुल सही जवाब है सेक्शन 7। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 के तहत, ठीक है? सेक्शन 7। आरबीआई का स्ट्रक्चर आप सभी को बताना चाहिए। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बात करें तो 21 मेंबर होते हैं, जिसमें एक आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 4, आरबीआई का लोकल बोर्ड के डायरेक्टर 4 होते हैं। अच्छा इसमें आरबीआई का गवर्नर है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है इसमें? बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन बता दीजिए। हाँ हाँ, सेक्शन 7 ही है, सेक्शन 7। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का गवर्नर कौन है भाई इसमें? खन्ना साहब।
जवाब दीजिए अभी का अभी, तुरंत तुरंत, जुड़ता है। शक्तिकांत दास, मुस्कान बेटा, संजय भाई, संजय मल्होत्रा जी, है ना? आंसर आ रहे हैं बच्चों के यहाँ पर। चलो, तो 9 मेंबर तो ये आरबीआई से हो गए। 9 मेंबर, 10 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है एज डायरेक्टर इन आरबीआई, ठीक है जी, फ्रॉम वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड से, और 2 लोग होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और इस तरह से आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कुल मिलाकर 21 मेंबर होते हैं। अब निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि आरबीआई की होली ओन सब्सिडियरी नहीं है? जवाब दीजिए। और बच्चों का आंसर आ रहा है सेकंड, आईडीआरबीटी। ये नहीं है। आईडीआरबीटी एक संस्था है जिसे स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से देश में फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? संस्था तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, एग्जाम के लिए पूछा जाता है। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह कौन सी संस्था होनी चाहिए? तो इसकी जगह होनी चाहिए, संस्था का नाम है बीआरबीएनएमपीएल, बीआरबीएनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये आरबीआई की होली ओन सब्सिडियरी है, ठीक है? आरबीआई भी है, इफ्टैस भी है, रैबिट भी है, डीआईसीजीसी भी है, बीआरबीएनएमपीएल भी है, आईडीआरबीटी नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितनी होली ओन सब्सिडियरीज हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा 5, ठीक है? अब ये आईडीआरबीटी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इज एन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। किस पर फोकस करती है? बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर। एस्टैब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1996, ठीक है जी? इसका मुख्यालय कहां पर? हैदराबाद में। बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन, एक तरह से उनको आपस में जोड़कर किस प्रकार से हम फाइनेंशियल सेक्टर को और आगे ले जा सकते हैं, ठीक है? बेटा पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। कल वाली क्लास आरबीआई पर ही है, कृतिका बेटा, कल की क्लास जो है पार्ट 2 है, कल ये सारी बातें विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो इस तरह से अभी के लिए, आज के लिए यहाँ पर सेवाएं समाप्त होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये सारी बातें समझ आई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने जाना, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में जाना, आरबीआई से संबंधित इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं एंड सेक्शंस जो हैं, आरबीआई की